हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यही सब का कॉम्बो वहाँ पे रहेगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब समय कम है तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़्यादा देखेंगे। इंटरप्राइजेज ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम लोगों को पढ़ना है कि एक इंटरप्राइजेज अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, कौन कौन से तरीके डेवलप करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज एकीकरण, देखिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है अमालगमेशन। पूछेगा आपको अमालगमेशन क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण का मतलब हम आपको समझा देते हैं। एकीकरण का मतलब होता है कि जब दो सेम नेचर की कंपनी, एक ही स्वभाव की दो कंपनियां आपस में मिल जाती है तो उसको एकीकरण बोलते हैं। जब दो सेम नेचर मतलब सेम बिजनेस करने वाली दो कंपनियां आपस में मिल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमालगमेशन। जैसे हीरो और होंडा, मारुति और सुजुकी मिल के मारुति सुजुकी बन गया, ठीक है। उसी तरह हीरो और होंडा मिल के हीरो होंडा बन गया। उसी तरह से हम बात करें अभी वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या बन गया, वीआई बन गया। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं अमालगमेशन। अब देखिए दोनों सेम काम कर रहा था, ये भी टेलीकॉम में था, ये भी टेलीकॉम में था, दोनों मिलके काम। अब बताइए कपड़ा बनाने वाली कंपनी और कार बनाने वाली कंपनी मिलके क्या बनाएगा। इसलिए दोनों सेम नेचर की कंपनी अगर आपस में मिल जाती है तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं अमालगमेशन, एकीकरण। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ दो या दो से अधिक कंपनियां जो सेम नेचर की होती है आपस में क्या होती है, मिल जाती है। देखिए यहाँ एक स्मार्टफोन कंपनी का दूसरी स्मार्टफोन कंपनी का अधिग्रहण कर लेना, मिल जाना, कहलाता है अमालगमेशन। फर्स्ट एकीकरण का अर्थ होता है अमालगमेशन का मतलब दो सेम नेचर की कंपनियां आपस में क्या होती है, मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइवर्सिफिकेशन के साथ जुड़ा जोखिम है। डाइवर्सिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बंटवारा करना, क्लासिफिकेशन करना। तो मुख्य व्यवसाय पर ध्यान कम होना, अगर मेन बिजनेस पर आपका फोकस कम है, डाइवर्सिफाई कर दे रहे आप अपने बिजनेस को। जैसे कोई देखिएगा, मान लो मेरा मेन बिजनेस क्या है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, यानी कॉमर्स का हमारा ट्यूशन। तो अगर हम मान लो कॉमर्स का ट्यूशन हमारा है सबसे मेन बिजनेस, और हम क्या कर रहे हैं और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, अब हम इस पर अपना ध्यान कम कर देंगे, फोकस कम कर देंगे और दूसरे चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा होगा तो ये बिज़नेस तो ख़राब होगा ना। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई जब करेंगे तो आपका फोकस आपका मेन बिजनेस पे नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम बहुत सारा काम नहीं करेंगे, हम एक ही काम करेंगे और उसी पर पूरा फोकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय और अधिग्रहण का मुख्य लाभ क्या है। विलय का मतलब मर्जर और अधिग्रहण का मतलब इक्विजेशन। मर्जर मतलब वही सेम दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है, ध्यान रखिएगा दो कंपनी आपस में क्या होती है, मर्ज हो जाती है। अमलगमेशन का एक तरीका है, अमलगमेशन का एक टाइप है मर्जर। अमलगमेशन का दो मेथड है, एक मर्जर जब हम मर्ज कर लेते हैं किसी को, देखिए दो कंपनी आपस में दो सिचुएशन में मिलती है, जब हम किसी को मिला लेते हैं और जब हम किसी को खरीद लेते हैं। तो मिलाने को मर्जर बोलते हैं और खरीदने को इक्विजेशन बोलते हैं। तो ये दोनों किसके अंदर आता है, तो ये अमलगमेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, अमलगमेशन के अंदर आता है। तो बोल रहा है कि ये क्यों होता है, तो सांस्कृतिक एकीकरण की चुनौतियाँ हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन चैलेंजेज इन लोगों को, इनका एक लाभ है। कल्चरल इंटीग्रेशन चैलेंजेज इनका क्या है, लाभ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट का मतलब मिलना, फिर बता रहे इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, आपस में मर्ज कर लेना। तो एक कंपनी का अधिग्रहण जो कंपनी का कच्चा माल सप्लाई करती है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब वैसी कंपनी को आप अपने अंदर समा लीजिए जो आपको कच्चा माल देता है, मतलब जो हमारी कंपनी को कच्चा माल देता है डायरेक्ट हम उसको अपने अंदर समा लिए कि भाई रोज़ रोज़ उससे खरीदने से अच्छा उसको ही अपनी कंपनी में जोड़ लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है जब हम अपना अधिकार, अपना नाम, अपना प्रोडक्शन सिस्टम, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो ये कहलाता है फ्रेंचाइजिंग। देखिए एक व्यवसाय के नाम का उपयोग करने, उसके उत्पाद या सेवा को बेचने का अधिकार प्रदान करना ही क्या कहलाता है, फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। मीनिंग पूछेगा तो लिख सकते हैं ना, फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या है, एक व्यवसाय के नाम का उपयोग करना। यानी व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग, तो बोलता है ग्रांटिंग द राइट टू यूज अ बिजनेस नेम, सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या है, किसी बिजनेस के नाम को यूज करना, उसके प्रोडक्ट को सेल करना, ये फ्रेंचाइजिंग के अंदर आता है। कौन सी स्ट्रेटजी अलग अलग बाजारों में समान उत्पाद बेचने में शामिल होती है। विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट। कौन सी स्ट्रेटजी है जो अलग अलग बाजारों में सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट।
उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। राजनीतिक गठबंधनों का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटजिक अलाइंस? अगर हम दूसरे के साथ स्ट्रेटजिक अलाइंस करते हैं, दूसरे बिजनेस के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो उसका मेन लाभ क्या है? तो स्ट्रेटजिक अलाइंस से क्या होगा? पूरे मार्केट पर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ पहुंच सकते हैं। तो बोलता है नई तकनीकों और बाज़ारों तक पहुंच आसानी से बना सकते हैं जब हम किसी के साथ स्ट्रेटजिक अलाइंस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलय और अधिग्रहण का नुकसान है? अगर दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती है तो उसका लॉस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मर्जर और इक्विजिशन? मर्जर और इक्विजिशन का डिसएडवांटेज क्या है? कल्चरल जो क्लेश ज़्यादा होता है, कल्चरल क्लेश ज़्यादा होता है, सांस्कृतिक टकराव ज़्यादा होता है। दो कंपनियां अगर आपस में मिल रही तो दोनों का अपना कल्चर है, अपना बिजनेस करने का तरीका, तो वो लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई कंपनी बोलती है हम ऐसा करेंगे, कोई कंपनी बोलती है हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको लेके बहुत परेशानियां होती है जब अमलगमेशन होता है। ज्वाइंट वेंचर क्या है? तो ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप है, ये टेम्परेरी पार्टनरशिप है। ज्वाइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होता है जो किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो देखिए अस्थायी साझेदारी किसी में लिखा हुआ है, देखिए ये अस्थायी साझेदारी है ना इसमें, तो यही वाला बी वाला है। एक विशिष्ट परियोजना के लिए अस्थायी साझेदारी, अ टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। मीनिंग पूछेगा व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर? तो ज्वाइंट वेंचर एक विशिष्ट परियोजना के लिए एक अस्थायी साझेदारी है, अ टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ आप सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, तो इसको ठीक से अगर पढ़ते जाएंगे, रिपीट करेंगे, तो आप सब्जेक्टिव का भी आंसर कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? तो दो होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इसमें क्या होता है, दो सेम कंपनियां, ये जितना औकात रख रहा है उतना ही औकात ये भी कंपनी रख रही है, उतना ही औकात ये भी कंपनी, और तीनों कंपनी अपने आप को बंद करके कि नई कंपनी बना दिया ABC, तीनों का सेम पावर है। और एक होता है यहाँ पे एक कंपनी बहुत बड़ी है और उससे नीचे एक छोटी सी कंपनी जो उसका सप्लायर है, उसके नीचे एक छोटी सी कंपनी है, ऐसे ही तीनों कंपनियाँ मिलके बनाती है A। ये सब का नाम खत्म हो गया क्योंकि छोटा छोटा कंपनी है और बड़ी कंपनी का नाम रह गया। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने छोटे छोटे जूनियर्स को, जो मेरे पार्टनर हुआ करते थे, जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं, उसको अपने साथ जोड़ देना, उस पर हमारा कंट्रोल हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे जिससे हम टायर खरीदते हैं, बताइए अब टाटा कंपनी, टाटा महिंद्रा कितनी गाड़ियाँ बनाती है? तो महिंद्रा गाड़ी बनाती तो टायर तो खुद नहीं बनाती, और टायर बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, बोला हमारा ही हो गया। अब वो मोटर पार्ट्स में मान लो कि नट वो नहीं बनाता, तो नट बनाने वाली कंपनी को हायर कर लिया, अपने अंदर मिला लिया। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अपने जूनियर को, जो मेरे औकात से नीचे है, उसको अपने अंदर अगर हम शामिल कर लेते हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है बांटना, विविधीकरण का मतलब होता है बहुत सारे प्रकार में बांटना। तो ये क्या होता है? तो बोलता है असंबंधित उद्योगों को, जो एक उद्योग दूसरे उद्योग से रिलेटेड नहीं है, उसका विस्तार करने को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब है एक टेलीफोन कंपनी जो टेलीफोन बनाती है और एक कार बनाने वाली कंपनी अगर आपस में मर्ज होती है, ऐसे में हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। दो अलग अलग कंपनियां जो सेम नेचर की नहीं हैं। अब लिखा है एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी का अधिग्रहण करें तो इसे क्या कहेगा? एक प्राइवेट कंपनी, बोलता है कि व्हेन अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी को खरीद लेती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? एक प्राइवेट, वैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को खरीद रहा है, मतलब प्राइवेट कंपनी छोटा होता है, याद रखिएगा, ये छोटा होता है प्राइवेट कंपनी, PVT। प्राइवेट कंपनी बहुत छोटा होता है और ये खरीद रहा है किसी पब्लिक कंपनी को, मतलब अपने से बड़े वाले को खरीद रहा है, तो इसको क्या बनेंगे? तो प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी को खरीदता है तो इसको बोलते हैं रिजर्व इक्विजिशन। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा तब होगा जब पब्लिक कंपनी बहुत लॉस में चली जाएगी तो कोई प्राइवेट कंपनी इसको खरीद सकती है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे खरीद को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एक्विजिशन। इंटरप्राइजेज ग्रोथ का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरप्राइजेज ग्रोथ? इंटरप्राइज मतलब बिजनेस के ग्रोथ का मेन लक्ष्य क्या है? तो बिजनेस के ग्रोथ का लक्ष्य है बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना और लाभदायकता को बढ़ाना। इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इसका मुख्य लक्ष्य है। मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इसमें से कौन सा एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? तो ग्रो करने का सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। अपने आप को अलग अलग तरीके में बांटिए तभी ग्रो कर पाएगा, नहीं तो एक ही बिजनेस को पकड़ के, एक प्रोडक्ट को पकड़ के, जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी अगर केवल कार ही बनाती रह जाएगी तो ग्रो नहीं कर पाएगी। ग्रो करने के लिए उसको अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार में बांटना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा टाटा कंपनी नमक तक बनाने लगा है, नहीं तो टाटा कंपनी जो कार बनाने के लिए आया था कार बनाता है, लेकिन कार क्या बनाएगा? नमक तक बनाने लगा है। रिलायंस देखिए अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, बांट रहा है, तभी तो ग्रो हो रहा है ना, नहीं तो ग्रो नहीं हो पाएगा। आप एक लिमिटेड बिजनेस में रह के कितना कमा सकते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन में क्या शामिल है? व्हाट डज मार्केट पेनिट्रेशन इन्वॉल्व? मार्केट पेनिट्रेशन एक प्राइसिंग का तरीका है, मूल्य निर्धारण का तरीका है, जहाँ मौजूदा बाज़ारों में मौजूदा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए पेनिट्रेशन किया जाता है, अपने उत्पाद को की बिक्री के लिए पेनिट्रेशन करके बढ़ाया जाता है। तो ये समझिए कि बिक्री को बढ़ाने का एक तरीका है। छोटा छोटा चीज़ है। देखिए फ्रेंचाइजर कौन है? तो वह व्यक्ति जो अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्शन सिस्टम का लाइसेंस किसी को देता है बेचने के लिए, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर, और जो लेता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, और इनके दोनों बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। और फ्रेंचाइजी कौन है? तो फ्रेंचाइजी वह व्यक्ति या समूह है जो किसी बड़े ब्रांड या सिस्टम के तहत व्यवसाय संचालित करने का अधिकार लेता है। ध्यान रखिएगा, फ्रेंचाइजर वो है जो अपना ब्रांड, जैसे हम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का नाम यूज करने के लिए किसी को देंगे तो हम फ्रेंचाइजर हैं, जो ले रहा है वो फ्रेंचाइजी, और हम लोग के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइजर मतलब, फ्रेंचाइजी का मतलब जो लेता है अधिकार, जो देता है उसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं। रॉयल्टी क्या होता है? तो जब आप किसी को फ्रेंचाइजी दीजिएगा, जब हम पावर देंगे किसी को कॉमर्स वर्ड यूज करने का कि जाओ मेरे नाम को यूज करो, तो हमको पैसा देगा ना उसके बदले में, तो जो पैसा देगा उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। तो जब कोई फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को पावर देता है कि तुम यूज कर सकते हो, तो फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजर पैसा लेता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। विलय के संदर्भ में उचित परिश्रम क्या है? व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर? मर्जर में सबसे मेन क्या है? तो मर्जर में सबसे मेन है, बोलता है उचित परिश्रम एक व्यापक मूल्यांकन है जिसे संभावित खरीदार द्वारा किया जाता है। मतलब एक जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है? खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? उसके बदले में एक अमाउंट पे करता है, जिसको बोलते हैं कंसीडरेशन। जब आप कोई कंपनी आप में मिलेगी तो फ्री में नहीं ना मिलेगी, उसके बदले में उसको पे करना पड़ेगा। उसी को देखिए, इक्विजिशन क्या होता है? अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब जब हम किसी कंपनी को मिला लेते हैं तो उसका एसेट्स मेरा हो जाएगा, उसका लायबिलिटी मेरा हो जाएगा, उसका कैपिटल मेरा हो जाएगा, उसके शेयर होल्डर मेरे हो जाएंगे, उसके बदले में आपको पे करना पड़ता है। और अब क्या होगा? जब हम किसी को खरीद लेते हैं, अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो उस पर पूरा कंट्रोल मेरा हो जाता है। विलय और अधिग्रहण में सलाहकार की भूमिका। विलय और अधिग्रहण एक अलग अलग चीज़ है। विलय मतलब मिल जाना, विलय मतलब मिल जाना। जैसे अभी देखिएगा तो आप एयरटेल में जो है ना आइडिया बोलते हैं, टेलीनॉर नाम की एक कंपनी थी, तो टेलीनॉर जो है अपने आप को ख़त्म करके एयरटेल में मिला दिया, तो इसको बोलते हैं मर्जर। आज नाम नहीं है टेलीनॉर का, आज खाली एयरटेल नाम है। लेकिन अधिग्रहण में क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो नाम उसका यूज करती है। जब खरीद लेंगे तो नाम यूज करेंगे, जब मिला लेंगे अपने अंदर तो मर्जर यूज करेंगे, जब हम मिला लेंगे तो मर्जर यूज करेंगे, जब खरीद लेंगे तो नाम यूज करेंगे। विलय और अधिग्रहण में सिनर्जी का क्या अर्थ होता है? तो बोलता है सिनर्जी का तात्पर्य होता है दो कंपनियों के संयुक्त मूल्य और प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों के योग से अधिक होंगे। मतलब दोनों का जो योग, मतलब जो दोनों कंपनी का वैल्यू है वो सेपरेट वैल्यू से ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं सिनर्जी। विलय और अधिग्रहण का एक लाभ बताइए। तो जब विलय और अधिग्रहण होगा तो पूरी इकोनॉमी में हमारा कंट्रोल होगा, लगभग हमारे कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, लागत कम हो सकता है और प्रॉफिट हमारा बढ़ सकता है। क्षैतिज विलय अभी तो बता चुके। हॉरिजेंटल ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग बताए थे वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होगा? तो हॉरिजेंटल ऐसे ना होगा, तो यहाँ दो समान कंपनी जो एक तरह की हो, एक औकात रखती है, एक ही सामान बनाती है, उसको अगर आपस में मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ये था हॉरिजेंटल, दोनों बराबर औकात रखता था और बना के VI बना दिया, तो ये क्षैतिज हो गया। ठीक है। एक प्रसिद्ध फ्रेंचाइज का एग्जांपल दीजिए। सबसे बड़ा फ्रेंचाइज कौन है? तो मैकडोनल्ड्स, आप जानते हैं। उसके बाद जो डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी है। उसके बाद अमेजन फ्रेंचाइजी देता है। फ्रेंचाइजी को परिभाषित कीजिए। फिर वही एक बिजनेस का मॉडल जहाँ एक फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को क्या करता है? अब कुछ रॉयल्टी देके, कुछ निर्धारित शुल्क लेके अपने जो है अधिकार को प्रयोग करने का पावर देता है। विलय क्या हो? विलय मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिल जाती है तो हम लोग विलय बोलते हैं। एक कंपनी में दूसरी कंपनी मिल जाती है तो विलय बोलते हैं। कितना चीज़, वर्टिकल मर्जर अभी बता चुके आपको। तो लगभग देखिए इसमें फिर फ्रेंचाइजी का लाभ पूछ रहा है। फ्रेंचाइजी का लाभ क्या होगा कि किसी का नाम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंचाइजर के लिए कम वित्तीय जोखिम होगा।
जो फ्रेंचाइजर है उसके लिए मान लिया हम हमारा नाम को यूज़ कर रहा है तो टेंशन हमको नहीं है, वो यूज़ कर रहा है, वो अपना पैसा लगाएगा, डूबेगा तो वो डूबेगा, और अगर कमाएगा तो हमको भी मिलेगा। फ्रेंचाइजी के लिए कोई प्रमाणित व्यावसायिक मॉडल और ब्रांड पहचान तक पहुंच सकता है, और फ्रेंचाइजर से निरंतर समर्थन मिलता है। अगर हम फ्रेंचाइजर है, हमने नाम दिया है उसको, तो हम लगातार उसको सपोर्ट देंगे, उसको हमेशा गाइड करेंगे, मैनेज करेंगे, ताकि उसके बिजनेस का ग्रोथ हो सके, और जितना ग्रोथ होगा उसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा। फ्रेंचाइजिंग का नुकसान क्या है? तो नुकसान है कि बताइए, स्टार्टिंग स्टेज में जो फ्रेंचाइजी होता है, स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा फ्रेंचाइजी कोई लिया तो मेरा स्टैंडर्ड अलग है ना। जैसे छोटा दुकान कोई खोलता है कपड़े का, वो ठीक है। अब बताओ, यूएस पोलो का आप ले लीजिएगा फ्रेंचाइजी, तो यूएस पोलो का सिस्टम जो है, उसके हिसाब से दुकान को डेकोरेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कपड़े को रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्टाफ को रखना पड़ेगा, ट्रेंड स्टाफ, तो खर्चा शुरुआत में ज़्यादा हो जाता है। देखिए, फ्रेंचाइजी के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश और निरंतर रॉयल्टी शुल्क बहुत लॉस है। चलाने की आज़ादी नहीं है, आप अपने मन से नहीं चला सकते, ऊपर से जैसे आ रहा है वैसे चला सकते हैं। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, और फ्रेंचाइजर के ब्रांड प्रतिष्ठा, अगर उसका ब्रांड खराब हो गया तो आपका दुकान भी खत्म हो जाएगा। बहुत अधिक फ्रेंचाइज के साथ बाजार संतृप्त के जोखिम हो जाता है कि मार्केट में आप सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हैं, मार्केट में सैचुरेशन क्रिएट हो सकता है। उत्पाद व्यापार नाम फ्रेंचाइजिंग और व्यवसाय प्रारूप के फ्रेंचाइजिंग में क्या अंतर है? मतलब है कि बहुत लोग ऐसा करता है जो अपने सामान व्यापार का नाम का फ्रेंचाइजिंग देता है, हम तुमको नाम देते हो, तुम अपना बना के बेचो। और बहुत लोग जो सामान दे देता है, मॉडल दे देता है, हम अपना मॉडल फ्रेंचाइजिंग करते हैं। तो कोई अंतर कुछ नहीं है, इसमें आपको नाम दिया गया, इसमें आपको बिजनेस का मॉडल दिया गया कि हमारे यहाँ कैसे चलता है बिजनेस, वो हम आपको देते हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंचाइजी की कोई 4 विशेषता बताइए। तो बोलता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में कानूनी समझौता है। फ्रेंचाइज स्थापित ब्रांड नेम है, व्यावसायिक मॉडल का उपयोग है, फ्रेंचाइजी द्वारा शुल्क और रॉयल्टी का भुगतान होता है, फ्रेंचाइजर से निरंतर समर्थन और प्रशिक्षण मिलता रहता है। अब अधिग्रहण के विभिन्न प्रकार बताइए। तो पहला होता है फ्रेंडली एक्विजिशन, जब दो कंपनियां बातचीत करके सहमति के साथ आपस में एक्वायर हो जाती हैं। दूसरा होता है हॉस्टाइल एक्विजिशन, अधिग्रहण करने वाली कंपनी का लक्ष्य होता है कि दूसरी कंपनी के सहमति के बिना भी उस पर कंट्रोल कर ले। एक होता है रिजर्व मतलब आप यूँ बताए थे, जब छोटी कंपनी अपने से बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो तो उसको बोलते हैं रिजर्व एक्विजिशन। क्या लिखा है? जो अभी बताया ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को खरीदेगी तो रिजर्व एक्विजिशन होगा। और बैंकरप्सी एक्विजिशन का मतलब जब कोई कंपनी एकदम दिवाला की स्थिति में है तब हम उसको एक्वायर करते हो, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्सी एक्विजिशन। उसको क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी एक्विजिशन। अब लगभग इधर क्वेश्चन जो है वो आपको सारा का सारा पूछा हुआ मिलेगा, इसको आप देखिए। हम लोगों का पर्पस है कि एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी आपको कंप्लीट करवा दे ताकि आपके लिए अच्छा रहे। इसको देखिए और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आ रहे हैं।